रेड बोन मैरो में स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं ज्यादा मात्रा में, जबकि येलो बोन मैरो जो होता है उसमें फैट सेल ना, येलो बोन मैरो फैट को स्टोर करने का काम करता है हमारा येलो वाला बोन मैरो। ठीक है, रेड हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो ब्लड सेल्स रेड बोन मैरो से बनती हैं, और खास तौर पे जो लॉन्ग बोन हुए हैं हमारी फ्लैट बोन है, लॉन्ग बोन और फ्लैट बोन में जो बोन मैरो होगा वो रेड बोन मैरो होता है, जबकि जो छोटी छोटी बोन होती हैं और जहां पर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता वहां पर येलो बोन मैरो होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। आप लोगों के रिस्पॉन्स की बात करूं तो 46 में से सिर्फ 11 लोग ही इसका आंसर दे पाए, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे आप तो। भाई एकदम बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजों को आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। दोनों क्लास में, मैं थ्योरी की क्लास में कुछ बेसिक चीजें डिस्कस कर लेता हूँ, कुछ अपनी एमसीक्यू की क्लास रहती है इसमें डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन नोट्स में मैंने अलग से नहीं डाले, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। येलो बोन मैरो में सिर्फ फैट सेल प्रेजेंट होगी, और रेड बोन मैरो जो होता है उसमें हमारी स्टेम सेल्स का परसेंटेज ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जब ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन जो करती है तो वो रेड वाली बोन मैरो करेगी, है ना। येलो बोन मैरो की खासियत क्या है, ये हमारे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन नहीं करती। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एडल्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइड द बोन मैरो एस्पिरेट। एडल्ट एडल्ट लोग जो रहते हैं उनमें हम बोन मैरो का सैंपल कहां से लेंगे, ये क्वेश्चन था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। एडल्ट में जो हम बोन मैरो का कलेक्शन करते हैं, सबसे मोस्ट कॉमन जो साइट है वो है पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट क्या होता है भाई, ये हमारी जो पेल्विस बोन है नीचे, है ना, अपन ने पढ़ा था पेल्विक बोन, है ना। तो पेल्विस कहें या पेल्विस कहें, दोनों का मतलब एक ही है। पेल्विस के पिछले वाला पोर्शन जो होता है वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है, तो उठा हुआ रहता है, तो उसी जगह से हम बोन मैरो का सैंपल कलेक्ट करते हैं एडल्ट में। ये सबसे मोस्ट कॉमन साइट होती है। इसके अलावा एडल्ट में हम स्टर्नम से भी कर सकते हैं। इन दो के बाद फिर तीसरी एक और साइट है हमारी वर्टिब्रा। वर्टिब्रा में अगर करना हो तो तीसरे नंबर की लंबर वर्टिब्रा और चौथे नंबर की लंबर वर्टिब्रा, इन दोनों के बीच से हम बोन मैरो का सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। बच्चों में अगर अपन करें, हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हिप बोन, बिल्कुल बहुत बढ़िया, मुकाम ने सही लिखा भाई, हिप बोन, है ना। हिप बोन का पीछे वाला पोर्शन हमारा इलियक क्रेस्ट। बच्चों में अगर अपन सैंपल कलेक्ट करेंगे तो उसके लिए हम अपर एंड ऑफ टीबिया, टीबिया बोन कौन सी होती है भाई, हमारी लोअर लेग, जो लोअर लिम्ब वाली जो पैर की जो हड्डी है ना, घुटने से नीचे हमारी दो बोन होती है, एक टीबिया और दूसरी होती है फिब्युला। टीबिया थोड़ी मोटी रहती है और आगे की तरफ होती है। तो बच्चों में अगर हम बोन मैरो कलेक्ट कर रहे हैं तो बच्चों में हम इस टीबिया के सबसे ऊपर वाले पोर्शन, मतलब घुटने के पास में जाकर बोन मैरो का कलेक्शन करते हैं। दोनों का लोकेशन आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। एक दो चीजें और हैं, जैसे बच्चों में हम स्टर्नम से कभी भी बोन मैरो का कलेक्शन नहीं करते, बड़ा रिस्की होता है उनके लिए। ठीक है, तो स्टर्नम साइट बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं होती, हालांकि एडल्ट में भी बहुत कम किया जाता है। कर सकते हैं अगर इलियक क्रेस्ट से सैंपल नहीं आ पा रहा है या कोई और ऐसा रीजन है जिसकी वजह से हम इलियक क्रेस्ट से सैंपल ना ले पाए तो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई अपन। अगला क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग निडल इज यूज्ड फॉर बोन मैरो एस्पायरेशन। बोन मैरो एस्पायरेशन के लिए हम निडल कौन सी यूज करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन में सलाह, क्लीमा, जमसिद्धि, ट्रिफाइन, ये तीन ऑप्शन में थे आपके। देखो बोन मैरो सैंपल कलेक्ट करने के लिए हम सलाह और क्लीमा, ये दो टाइप की जो निडल हैं, क्या होती हैं भाई, इनके जो नाम है वो इनके साइंटिस्ट के नाम पे, जैसे सलाह कोई साइंटिस्ट होंगे या क्लीमा कोई साइंटिस्ट होंगे, उन्होंने जो निडल इंट्रोड्यूस की उनके नाम पे ही उनके नाम रख दिए, सलाह और क्लीमा। ठीक है, तो ये निडल कैसी होती है, एक बार मैं इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आप इमेज देख रहे हैं, है ना। ऊपर वाली जो आप निडल देख रहे हो, है ना, ये निडल क्या होता है, बहुत मोटी होती है। सबसे पहली बात तो पतली निडल से अपन बोन मैरो कलेक्ट कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बोन मैरो कलेक्ट करने के लिए हमको जरूरी होता है कि हम बोन को पिक करें। ठीक है, तो बोन से सैंपल, बोन को पिक करके फिर अगर सैंपल कलेक्ट करना हो तो हमको एक मोटी निडल की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये जो ऊपर देख रहा है ये सलाह निडल है, ठीक है, काफी मोटी होती है ये। इसी की तरह से सेम क्लीमा होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है इसमें, दोनों में सलाह क्लीमा। इसके अलावा एक और है इस्लाम, ठीक है।
सबसे कॉमन जो निडल है वो ये वाली है जो आप ऊपर देख रहे हो, सलाह, इसको हम बोलते हैं सलाह बोन। नीचे जो देख रहे हो आप जमसिद्धि ट्रिफाइन निडल है। जमसिद्धि ट्रिफाइन निडल ज्यादा और मोटी, थोड़ी सी और मोटी होती है और बिल्कुल ज्यादा नहीं रहता उसमें, एक निडल ही होती है। ये बायोप्सी के लिए रहती है। अगर हमको बोन मेरो बायोप्सी लेना हो तो हम जमसिद्धि ट्रिफाइन निडल का यूज करेंगे। ठीक है भाई, तो इनका जरूर आप याद रख लेना, सलाह, क्रीमा और इस्लाम, ये जो होते हैं बोन मेरो कलेक्शन के लिए। जमसिद्धि ट्रिफाइन जो होती है वो बोन मेरो बायोप्सी के लिए है ना, बायोप्सी के लिए जमसिद्धि ट्रिफाइन। आप लोगों का रिस्पॉन्स देखें अगर इस क्वेश्चन में, तो 46 में से बहुत बढ़िया 42 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। एक दो लोग, दो चार लोग ही इसमें कंफ्यूज हुए थे, ज्यादातर लोगों ने सिर्फ सलाह बोल दिया था। लेकिन सलाह के अलावा एक क्लीमा जो निडल होती है वो भी हमारे बोन मेरो सैंपल की कलेक्ट करने के लिए होती है। मतलब नोट्स तो आपको जो 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 चीजें नोट्स में है वो आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, इस पैटर्न से एक चीज समझ में आ रहा है ना। आप लोगों के आंसर से एक चीज तो समझ में आ रही है, आप नोट्स तो बराबर पढ़ते हैं। जब भी थ्योरी की क्लास होती तो उसके अगले दिन तक आप 24 घंटे में नोट्स तो पढ़ ही लेते हैं। बहुत बढ़िया, तो नोट्स में भी आप पढ़ लो तो 95% है ना, मेरा दे गारंटी है 95% आपका पूरा का पूरा सिलेबस से ही जो नोट्स में है उससे ही आ जाएगा। बाकी जो 5% है वो थोड़ा डीप हो सकता है या थोड़े ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो अपने बेसिक वाले होते हैं, जो अपन क्लास में इंक्लूड नहीं करते। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोन मेरो एस्पायरेशन एंड बायोप्सी इज ए गुड टेक्निक फॉर डायग्नोसिस ऑफ। बोन मेरो एस्पायरेशन और बायोप्सी जो हम करते हैं तो हम किसके डायग्नोसिस के लिए करते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एकदम बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन एमसीक्यू की क्लास में मैं इसलिए रखता हूँ ताकि मैं इन चीजों पे डिस्कशन करूं, क्योंकि नोट्स में ये चीजें डालता नहीं तो बेसिक चीजें अपनी बहुत सारी छूट जाती हैं। ठीक है, देखो बोन मेरो एस्पायरेशन और बायोप्सी का मेन रीजन तो अपना ल्यूकेमिया होता है। अपन को देखना पड़ता है कि ब्लड कैंसर तो नहीं है। लेकिन आप देखो, अपन ने जब थ्योरी पढ़ी थी तो लिम्फोमा के बारे में अपन ने पढ़ा था। लिम्फोमा भी एक तरह का ब्लड कैंसर ही है, खासतौर पे लिम्फोसाइट का कैंसर जब होता है तो वो लिम्फोमा होता है। ठीक है, तो ल्यूकोमा और लिम्फोमा ये दो तो अपन ने थ्योरी की क्लास में डिस्कस किए ही हैं। अपन ने पढ़ा है भाई, लिम्फोमा के लिए भी हमको बायोप्सी की जरूरत पड़ेगी, बोन मेरो एस्पायरेशन लेना पड़ता है ना। खासतौर पे बायोप्सी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है लिम्फोमा में, है ना। ल्यूकोमा में बोन मेरो एस्पायरेशन इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन बोन मेरो एस्पायरेशन एनीमिया को भी डायग्नोसिस करने में बड़ी हेल्प करता है, क्योंकि आरबीसी का फॉर्मेशन भी बोन मेरो से ही हो रहा है। तो बोन मेरो से अपन को काफी कुछ आइडिया लग जाता है कि भाई आरबीसी सही से बन रही है, नहीं बन रही, कम बन रही है। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन है ना, मतलब चौथा वाला जो आंसर था वो इसका एकदम करेक्ट आंसर था। बोन मेरो एस्पायरेशन, बायोप्सी दोनों जो होते हैं, हम एनीमिया, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा ये सब कुछ उससे डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है भाई, इस तरह के क्वेश्चन अपन को थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं, जैसे अपन ने एक चीज पढ़ी है और दूसरी चीज उसमें इंक्लूड हो गई हो, है ना। आप लोगों के रिस्पॉन्स की बात करूं तो इसमें 31 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। हालांकि ज्यादातर लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, ज्यादातर लोग सिर्फ ल्यूकेमिया ने का ही आंसर, जैसे 11 लोग हैं, 11 लोगों ने सिर्फ ल्यूकेमिया का ही आंसर दिया। इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं ना, इसमें थोड़ा सा देखो आप दिमाग भी लगा सकते हो। जैसे आपने अपन ने ल्यूकेमिया और लिम्फोमा दो चीज तो अपन ने पढ़ी ही थी। जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो जिनमें ऑल ऑफ द एबव लगा हो और आपको लग रहा है कि दो ऑप्शन तो उसमें करेक्ट आ ही रहे हैं, तीसरे वाले में आपको डाउट लग रहा है, तो अगर दो है इसका मतलब 100% उसका आंसर ऑल ऑफ द एबव ही है। ठीक है, और ज्यादातर ऐसा देखा गया है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनमें ऑल ऑफ द एबव लगा है, अगर क्वेश्चन में लिखा है तो मोस्टली उसके आंसर ऑल ऑफ द एबव ही होते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, आप लोगों ने बिल्कुल ही आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप ऑल ऑफ द अबव दे दिया करो, है ना। लेकिन ये हर क्वेश्चन में नहीं होता, ऐसा देखा गया है। अपन हर एक एग्जाम का अगर अपन असेसमेंट करें तो अपन देखते हैं कि भाई ज्यादातर क्वेश्चन जो इस तरह के रहते हैं ऑल ऑफ द अबव वाले, उनमें आंसर ऑल वाला ही आंसर होता है। ठीक है, अगर ना पढ़ा हो तब देना है इस तरह से ना ऑल वाला आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं। क्वेश्चन है हमारा हमारा अगला वाला, हाउ कैन यू कॉन्फिडेंट दैट the material of bone marrow aspiration is adequate for examination of slide before staining? बड़ा अच्छा क्वेश्चन, देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है।
जो प्रैक्टिस वाली चीजें होती हैं, जो हम टेस्टिंग करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ चीजें तो ऐसी रहती है जब तक आप प्रैक्टिकल ना करो तब तक आपको पल्ले नहीं पड़ता है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, हमने बोन मैरो सैंपल कलेक्ट किया, तो हमें कैसे मालूम चले कि हमने जो सैंपल लिया वो बोन मैरो ही है, ब्लड तो नहीं है, क्योंकि ब्लड भी रेड दिखता है, ब्लड का कलर और बोन मैरो का कलर बिल्कुल सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, दोनों में देखने में सेम ही है। तो कैसे मालूम चले, ऐसा तो नहीं हमने बोन मैरो कलेक्शन करना चाह रहे थे लेकिन ब्लड कलेक्ट हो गया, है ना। तो उसको पता करने के लिए, कॉन्फिडेंट होने के लिए अपन को देखते हैं अपन बोन मैरो में ये ग्रे पार्टिकल है या नहीं। और ये जो ग्रे पार्टिकल होते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं, इनमें स्टेम सेल्स ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है, स्टेम सेल्स और हमारे जो प्रिकर्सर सेल होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, ठीक है। अगर ये ग्रे पार्टिकल बोन मैरो में है, इसका मतलब जिस जो सैंपल हमने लिया है उसमें अगर ग्रे पार्टिकल हैं और बड़े बड़े रहते हैं, इतने एकदम छोटे नहीं कि हमको माइक्रोस्कोप से देखना पड़े, काफी बड़े रहते हैं, हम उनको आंखों से देख सकते हैं। अगर ये प्रेजेंट है इसका मतलब हमने जो सैंपल लिया है वो बोन मैरो ही है, ठीक है। ब्लड के सैंपल में इस तरह के कोई भी ग्रे पार्टिकल नहीं होंगे। और मोस्टली अगर आप लोगों ने कभी प्रैक्टिस किया हो, अगर हिस्टोपैथोलॉजी या फिर कैंसर वाले हॉस्पिटल में कभी काम लोग किया हो आप लोगों ने, मतलब आप लोगों ने अगर बोन मैरो सैंपल कलेक्ट होते हुए देखा हो या प्रोसेस किया हो, तो आपको ये 100% चीज मालूम होगी भाई। ज्यादातर जो लैब होती हैं, जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो कहते हैं भाई आप स्लाइड जो बनाओ वो सिर्फ ग्रे पार्टिकल से ही बनाओ, ज्यादा अच्छी स्लाइड मानी जाती है ग्रे पार्टिकल की, क्योंकि जो प्रिकर्सर होते हैं, जो स्टेम सेल्स होते हैं वो ये ग्रे पार्टिकल में ही प्रेजेंट होते हैं, है ना। वैसे तो बेसिकली ज्यादातर जगह बोन मैरो लेते हुए तुरंत स्लाइड बना देते हैं, या तुरंत नहीं बनाए तो ईटीएम लेके फिर बाद में बनाते हैं। अच्छी मेथड मानी जाती है अगर अपन ग्रे पार्टिकल से स्लाइड बनाएं। तो आप लोगों का रिस्पॉन्स अगर इस क्वेश्चन में देखूं मैं, तो इसमें बड़े कंफ्यूज हुए आप लोग, सिर्फ 9 लोग ही इसका सही आंसर दे पाए थे। बहुत सारे लोगों ने कहा भाई उसमें डब्ल्यूबीसी दिखेंगी माइक्रोस्कोप में। भाई डब्ल्यूबीसी तो बोन मैरो के अलावा ब्लड जो रहता है उसमें भी डब्ल्यूबीसी दिखते हैं। अगर किसी को मान लो ल्यूकेमिया नहीं है, उसको इन्फेक्शन है किसी तरह का, जिसकी वजह से डब्ल्यूबीसी उसकी थोड़ी बहुत बढ़ गई है, तो वो तो फिर भी दिखेंगी, है ना। डब्ल्यूबीसी तो हमको माइक्रोस्कोप में दिखती ही है, चाहे बोन मैरो हो चाहे ब्लड हो। फिर यहाँ ऑप्शन में ज्यादा भी नहीं लिखा, ऐसा भी नहीं लिखा कि डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा दिखती है। डब्ल्यूबीसी तो इन्होंने सिर्फ इतना लिखा था कि माइक्रोस्कोप के अंदर डब्ल्यूबीसी दिखती है, तो वो ब्लड में भी दिखती है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो अपन क्या करते हैं, हम सिर्फ ग्रे पार्टिकल देखते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं। इन एडल्ट द टोटल वॉल्यूम ऑफ बोन मैरो इज, एडल्ट में बोन मैरो कितना होता है टोटल। देखो ब्लड की अगर अपन बात करें तो ब्लड करीब 6 लीटर के आसपास होता है हमारे बॉडी में। बोन मैरो कितना होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, दोनों का मालूम होना चाहिए, ब्लड और बोन मैरो। ब्लड 6 लीटर 5-6 लीटर के आसपास होता है। बोन मैरो जो होता है वो काफी कम मात्रा में, क्योंकि सिर्फ बोन के अंदर ही प्रेजेंट है, और बोन में भी सिर्फ लॉन्ग बोन जो है उनमें ही प्रेजेंट है, छोटी वाली जो बोन होती है उनमें बोन मैरो प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। लॉन्ग बोन जैसे अपनी फीमर है, टिबिया, फिबुला या फिर स्टर्नम है, ये अपनी लॉन्ग बोन है। फ्लैट बोन कौन सी है, अपनी रिब्स है, ठीक है, और पेल्विस है, ठीक है। तो ये फ्लैट बोन और लॉन्ग बोन दोनों ज्यादातर प्रोजेक्ट होगा, और टोटल जो वॉल्यूम होगा वो 400 ml, 400 ml के आसपास हम लोगों में बोन मैरो प्रेजेंट होता है। बच्चों में अगर बात करें तो बच्चों में फिर और कम होता है, बच्चों में बहुत कम, खासतौर पर न्यूबॉर्न बेबी का आप याद रखना। माइक किसका ऑन हो गया भाई, मैं एक बार म्यूट, चलो। तो बच्चों में सिर्फ 70 ml के आसपास होता है, एडल्ट में 400 ml। हालांकि मैंने क्वेश्चन दोनों से डाल दिए थे, बच्चों से भी डाल दिया था। देखो ये क्वेश्चन बच्चों का है, बोन मैरो न्यूबॉर्न बेबी में कितना, देखो दोनों का है, आप याद रखो, एक न्यूबॉर्न बेबी का और दूसरा एडल्ट का। कभी न्यूबॉर्न बेबी के बाद बच्चों का आ जाए तो बच्चों की वॉल्यूम थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ता जाता है बोन मैरो, ना। तो अभी 70 ml न्यूबॉर्न बेबी में होता है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी फिर 100 से फिर 150, है ना। 400 ml एडल्ट में होता है। तो छोटी बच्चों की बात करेंगे तो 200 ml के आसपास होगा 1-2 साल के अंदर, ठीक है। तो बच्चों में कितना होगा, 70 ml। न्यूबॉर्न बेबी की बात कर रहा हूँ ना, न्यूबॉर्न बेबी में 70 ml, एडल्ट में 400 ml बोन मैरो प्रेजेंट होता है। इन दोनों ही क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूं मैं तो दोनों क्वेश्चन में करीब 40 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया 46 में से, मतलब
नोट्स में जो बिल्कुल बेसिक पॉइंट है वो तो आप कवर कर ही लेते हैं आराम से, बहुत बढ़िया भाई। अगर उतना भी आप कर लेते हैं तो बहुत कुछ चांसेस हैं आपके एग्जाम को क्लियर करने के, ठीक है। बड़े ही मैंने मतलब जो शॉर्ट नोट भले ही हैं, भले ही एक टॉपिक को सिर्फ 3 पेज या 3 या 4 पेज में ही मैं टॉपिक को खत्म कर दिया, लेकिन वो 3 और 4 जो पेज है ना, वो मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है उसमें फालतू चीज बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसमें बहुत सारी चीजें मैंने छोड़ी हूँ। मुश्किल से बहुत कम चीजें, और खास तौर पर जो बहुत ज्यादा टफ चीजें जो एग्जाम में नहीं आती, वो ही चीजें छोटी हैं नोट्स में। अगर सिर्फ आप नोट्स को ही, जितने नोट्स में पॉइंट्स हैं उतने ही आप कवर कर लेते हो, तो मेरा दावा है कोई भी एग्जाम आप कवर कर सकते हो। ना स्टेट का तो 100% कर लोगे, सेंट्रल लेवल के भी एग्जाम आप आराम से कवर कर सकते हो अगर आप नोट्स को ही पूरा कवर कर लेते हो। चलो अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंशियल काउंट ऑफ बोन मैरो इज नोन एज। बोन मैरो का जो डिफरेंशियल काउंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? देखो, ब्लड का डिफरेंशियल काउंट हमारा सीबीसी है ना, सीबीसी जो रहता है उसको हम हीमोग्राम भी बोल सकते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, मैंने हालांकि सीबीसी के टाइम पे नहीं बताया था। हीमोग्राम जो रहता है वो अपन सीबीसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन बोन मैरो की बात करेंगे तो बोन मैरो का जो डिफरेंशियल काउंट होता है उसे हम माइलोग्राम बोलते हैं, है ना। बोन मैरो हमने सैंपल कलेक्शन से भी 2 पॉइंट है, देखो कलेक्शन, ब्लड कलेक्शन अपन करते हैं तो उसको फ्लेबोटॉमी बोलते हैं। बोन मैरो अगर कलेक्ट करते हैं तो उसको अपन हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इसी तरह से डिफरेंशियल काउंट जब करेंगे तो ब्लड का डिफरेंशियल काउंट हीमोग्राम कहलाएगा, और बोन मैरो का डिफरेंशियल काउंट माइलोग्राम कहलाएगा। ठीक है भाई, तो ये 2 चीजें आप दिमाग में बिठा के रखो। इस क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूं 8 नंबर में, तो 30 लोगों का आंसर इसमें करेक्ट था। ज्यादातर लोग जो कंफ्यूज हुए वो हीमोग्राम पे चले गए। भाई हीमोग्राम हम सीबीसी को बोलते हैं। कई जगह पे कई हॉस्पिटल में ऐसे हैं डॉक्टर लोग सीबीसी ना लिख के हीमोग्राम ही लिख देते हैं डायरेक्टली, है ना। पहले हीमोग्राम ही ज्यादा चला करता था, आज फिर बाद में हीमोग्राम की जगह आजकल सीबीसी ज्यादातर डॉक्टर लोग लिखने लगे। सीबीसी कॉमन लैंग्वेज में आ गया, लेकिन हीमोग्राम पहले काफी कुछ चला करता था, ये कॉमन भाषा में था। ठीक है, बोन मैरो का डिफरेंशियल माइलोग्राम। अगले क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं, द इंक्रीज एम रेस ई एम बटे ई रेशो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एम बटे ई रेशो। थोड़ा सा पहले अपन समझते हैं इसको। एम बटे ई का मतलब क्या होता है? एम का मतलब यहाँ पर है माइलाइड, ई का मतलब है इरिथ्रोइड। माइलाइड रेशो, माइलाइड और इरिथ्रोइड दोनों का जो रेशो है वो किस कंडीशन में बढ़ेगा? देखो, कभी भी रेशो जब बढ़े तो बढ़ता कब है? जब उसकी ऊपर की डिजिट बढ़ेगी, ऊपर की जो चीज होती है वो बढ़ेगी तो वो रेशो भी बढ़ेगा। जैसे अपन बात करें, मान लो मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैथ में, जैसे अपन ने मान लो 45/15 रख दिया, तो इसकी संख्या बढ़ेगी कब? जब 45 की संख्या अपन बढ़ाते जाए। अगर अपन ने 45 को कम किया तो फिर संख्या क्या होगी? कम होती जाएगी। तो रेशो बढ़ेगा कब? जब ऊपर वाली संख्या बढ़े। ऊपर वाली संख्या यहाँ पर कौन सी है? माइलाइड। माइलाइड की संख्या जब बढ़ेगी तो ये जो रेशो होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, तो माइलाइड और इरिथ्रोइड, पहले अपन इसको भी समझते हैं। माइलाइड और इरिथ्रोइड क्या है भाई? ध्यान होगा आप लोगों को, अपन ने हीमोपोएसिस का चैप्टर पढ़ा था। हीमोपोएसिस के चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा? स्टेम सेल सबसे पहले तो 2 में से कोई एक सीरीज में जाती है, या तो माइलॉइड सीरीज में या फिर लिम्फोइड सीरीज में, है ना। माइलॉइड सीरीज में अगर गई गई है तो वो कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर बनाएगी, लिम्फोइड में गई है तो कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर बनाएगी। लेकिन जो कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर है ये भी आगे चल के 2 अलग अलग सीरीज में जाएगा। दूसरी जो सीरीज है वो एक माइलॉइड ही है ना, उसको भी अपन ने माइलॉइड ही बोलते हैं, लेकिन एक अलग हटके है इरिथ्रोइड। इरिथ्रोइड सीरीज में आरबीसी और प्लेटलेट बनेंगे। बाकी की माइलॉइड सीरीज में हमारी डब्ल्यूबीसी की 4 सेल, कौन कौन सी 4 सेल? अगर अपन लिम्फोसाइट को छोड़ दें तो बाकी की 4 सेल कौन कौन सी होती है हमारी? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट। ये 4 सेल जो होती हैं वो हमारी माइलॉइड सीरीज के अंदर आती है। तो अगर सेल माइलॉइड सीरीज में जाएगी तो डब्ल्यूबीसी बनाएगी, अगर इरिथ्रोइड में गई है तो आरबीसी या फिर प्लेटलेट बनाएगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये रेशो किस कंडीशन में बढ़ेगा? तो बढ़ेगा किस कंडीशन में? जब ये माइलॉइड सीरीज के सेल ज्यादा बनाएगा। माइलॉइड सीरीज के सेल ज्यादा बनाने का मतलब डब्ल्यूबीसी ज्यादा बनाएगा। अब एक बार तो भाई डब्ल्यूबीसी माइलॉइड सीरीज में बनाएगा, इसका मतलब क्या है भाई?
कॉमन माइलॉइड ल्यूकेमिया, है ना, माइलॉइड सीरीज के सेल ज्यादा बन रहे हैं अपने, WBC ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है भाई। तो किस कंडीशन में बढ़ेगा ये रेशो हमारा, कॉमन सॉरी क्रोनिक मैंने कॉमन बोल दिया, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, है ना, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया की कंडीशन में माइलॉइड सीरीज के सेल ज्यादा बनेंगे, उसकी वजह से हमारा जो रेशो बढ़ेगा वो कॉमन माइलॉइड ल्यूकेमिया की कंडीशन में ही बढ़ेगा, ठीक है। बाकी के 3 ऑप्शन है, इनको भी अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो इस क्वेश्चन में। आप लोगों का रिस्पॉन्स अगर मैं देखूं तो सिर्फ 21 लोगों ने ही इसका करेक्ट आंसर दे पाए थे 46 में से, है ना, आधे से भी कम लोग, मतलब बहुत लोग कंफ्यूज हुए इस क्वेश्चन में। बाकी के 3 ऑप्शन देखते हैं अपन। पहला है नॉर्मोब्लास्टिक हाइपरप्लासिया। ये क्या होता है भाई? देखो, अगर इरिथ्रोइड सेल में अपना स्टेम सेल चला गया इरिथ्रोइड सीरीज के अंदर, तो वो आगे चल के आरबीसी बनाएगा। तो अपन ने जब हीमोपोइसिस पढ़ा था तो आरबीसी की सबसे पहली कौन सी थी भाई? इमेच्योर सेल हमारी नॉर्मोब्लास्ट थी, है ना, नॉर्मोब्लास्ट, जिसे अपन इरिथ्रोब्लास्ट भी कह सकते हैं। नॉर्मोब्लास्ट हमारी आरबीसी की प्रिकर्सर सेल होती है। इसका मतलब अगर सेल नॉर्मोब्लास्टिक हाइपरप्लासिया हो रहा है, इसका मतलब आरबीसी बहुत ज्यादा कंडीशन बनेगी। आरबीसी जब बहुत ज्यादा बनती है तो क्या होता है? पॉलीसाइथेमिया, है ना। आरबीसी नॉर्मल वैल्यू से भी ज्यादा हो, हालांकि ये बहुत रेयर कंडीशन है कि आरबीसी नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये अगर आरबीसी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है तो ये कंडीशन पॉलीसाइथेमिया वेरा कहलाती है। तो वो या फिर पॉलीसाइथेमिया या फिर बहुत ज्यादा हो, देखो थोड़ी बहुत है, जैसे अपन ने ल्यूकीमिया की बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी अगर थोड़ी बहुत जाता है तो अपन ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं, बहुत ज्यादा हो तो अपन उसको ल्यूकीमिया बोलते हैं। इसी तरह से आरबीसी की बात करें, आरबीसी का काउंट थोड़ा बहुत ज्यादा हो तो वो अपना पॉलीसाइथेमिया कहलाएगा। लेकिन वो बहुत ज्यादा हो, ल्यूकीमिया की कंडीशन जैसी हो, कैंसर, ब्लड कैंसर टाइप का हो, तो उसको अपन नॉर्मोब्लास्टिक हाइपरप्लासिया कहेंगे। इसमें आरबीसी काउंट बहुत ज्यादा हो जाता है, हालांकि ये बहुत रेयर कंडीशन होती है। तीसरा है एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया। अब देखो, लिम्फोइड ल्यूकेमिया मतलब लिम्फोइड सीरीज में सेल चली गई, तो लिम्फोइड तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है ना, या तो माइलॉइड है या इरिथ्रोइड, तो ये तो ऑप्शन में अपना आ ही नहीं सकता, आंसर हो ही नहीं सकता। क्योंकि लिम्फोइड ल्यूकेमिया में कौन सी सेल बनेगी? हमारी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होती है वो हमारी लिम्फोइड सीरीज के अंदर बनती है। अगला है हमारा मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा भी बड़ा पढ़ा है भाई अपन ने थ्योरी क्लास में। क्या पढ़ा था अपन ने? मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन में प्लाज्मा सेल का प्रोडक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है। और प्लाज्मा सेल किससे बनती है? लिम्फोसाइट से। मतलब लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो प्लाज्मा सेल ज्यादा बनेगी, प्लाज्मा सेल ज्यादा बनेगी मतलब मल्टीपल माइलोमा। तो लिम्फोसाइट और इरिथ्रोसाइट का तो जब बढ़ेगी तो इसमें हमारा रेशो क्या होगा? कम होगा, ज्यादा नहीं होगा, कम हो। अगर ज्यादा हो रहा है इसका मतलब कॉमन माइलॉइड ल्यूकेमिया की कंडीशन में M/E का रेशो ज्यादा होगा, ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं। हाउ कैन बी डिटरमाइन द मैच्योरेशन ऑफ सेल इन बोन मैरो स्मेयर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बोन मैरो जब हम स्लाइड देख रहे हैं तो हमें कैसे मालूम चले कि सेल कितनी मैच्योर है? देखो, अपना ल्यूकेमिया के टाइप पे अपन ने जनरल क्लासिफिकेशन अपन ने शुरू पढ़ा, और जनरल क्लासिफिकेशन में अपन ने उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है ल्यूकेमिया को। कौन कौन सा? AML, CML, ALL और CLL। ये 4 तरह से अपन ने ल्यूकेमिया को डिफरेंशिएट किया है। ये अपना जनरल क्लासिफिकेशन होता है और अपनी इंडिया में मोस्टली जनरल क्लासिफिकेशन ही चलता है। लेकिन सबसे अच्छा बेस्ट वाला जो क्लासिफिकेशन है वो फैब क्लासिफिकेशन है। फैब मतलब फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश। वो जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ट क्यों है भाई? वो बेस्ट इसलिए है क्योंकि वो पेशेंट के प्रोग्नोसिस के बारे में काफी कुछ अपन को आइडिया देता है। प्रोग्नोसिस मतलब अगर किसी को ब्लड कैंसर है, मान लो किसी को CML है ना, अपन ने उसको डायग्नोसिस कर लिया बोन मैरो से। अगर उसको क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया है और अपन ने डायग्नोसिस तो कर चुके हैं, लेकिन 1 महीने तक उसका ट्रीटमेंट चला, रेडिएशन थेरेपी चली है, और 1 महीने बाद फिर दोबारा से उसने सैंपल दिया और दोबारा से अपन ने उसकी जांच की,
तो हमारा जो जनरल क्लासिफिकेशन है जिसमें अपन उसको डिवाइड करते हैं, उसमें अपन ये पता नहीं कर पाएंगे कि उसको फायदा हो रहा है कि और ज्यादा ल्यूकेमिया उसका बढ़ रहा है, मतलब ल्यूकेमिया बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये अपन अच्छे से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। थोड़ा बहुत कैसे मालूम चलेगा कि भाई WBC काउंट अगर थोड़े कम हो गए, मान लो पहले 1 लाख थे, 1 लाख की जगह 80 लाख हो गए, तो अपन को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा अपन को एकदम एग्जैक्ट नहीं बता पाता कि उसको वाकई में प्रोग्नोसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको मतलब फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर मतलब उसका ल्यूकेमिया ज्यादा अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा, ज्यादा अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा, फायदा उसको लग रहा है या नहीं लग रहा, ये अपन पता करते हैं जब उसकी सेल, अगर सेल उसके बोन मैरो में मैच्योर सेल ज्यादा मात्रा में है, तो अपन ये समझ सकते हैं कि उसको फायदा लग रहा है, मतलब उसको प्रोग्नोसिस ज्यादा है ना। तो मैच्योरिटी अपन को काफी कुछ आइडिया देती है कि उसकी ल्यूकेमिया में उसको ट्रीटमेंट उसको फायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा। और वो मैच्योरेशन अपन को कैसे मालूम पड़ता है भाई, उसके लिए अपन ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशो देखते हैं, है ना। सेल और साइज और शेप से अपन, साइज और शेप हमेशा एक जैसा ही होगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म रेशो क्या है, इसको भी अपन थोड़ा समझ लेते हैं। हीमोपोएसिस वाला जब चैप्टर अपन ने पढ़ा था, उस टाइम पे अपन एक चीज डिस्कस की थी भाई, हमारा जो स्टेम सेल होता है, स्टेम सेल में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं, 1:1 का रेशो होता है दोनों का। जितना न्यूक्लियस होगा उतना ही लगभग साइटोप्लाज्म होता है, 1:1 का रेशो। लेकिन धीरे धीरे न्यूक्लियस थोड़ा छोटा होता जाता है, जितना ज्यादा छोटा होता जाएगा उतनी सेल जो होती है वो मैच्योर होती जाएगी ना, जितनी ज्यादा मैच्योर होती जाएगी उसका न्यूक्लियस उतना ही छोटा होता जाता है। मतलब रेशो में न्यूक्लियस कम होता जाएगा, साइटोप्लाज्म बढ़ता जाएगा, दोनों का रेशो में, समझे ना, दोनों का रेशो कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। कम मतलब न्यूक्लियस छोटा होगा और साइटोप्लाज्म जो होगा वो बढ़ेगा। तो इन दोनों में कितना रेशो है, न्यूक्लियस कितना छोटा है और साइटोप्लाज्म कितना बड़ा है, इससे अपन को मालूम चलता है कि सेल कितनी मैच्योर है ना। और ये अपन को कब पता चलता है, अपने फैब वाले क्लासिफिकेशन में। इसीलिए फैब वाला जो है वो ज्यादा अच्छा क्लासिफिकेशन माना जाता है ना। उसके हिसाब से अपन ये पता कर सकते हैं कि ल्यूकेमिया पेशेंट जो है वो प्रोग्नोसिस में है, मतलब पुअर प्रोग्नोसिस है या फिर अच्छा गुड प्रोग्नोसिस कर रहा है वो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 10वें नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पांस मैंने देखा नहीं, 10वें में आप लोगों का जो रिस्पांस था वो 17 लोगों के ही आंसर करेक्ट थे, मतलब उस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज थे। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशो से अपन सेल का मैच्योरेशन देखते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर आ गया मैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एबनॉर्मलिटी टिश्यू मास्ट सेल, टिश्यू मास्ट सेल के बारे में अपन ने थोड़ा बहुत हीमोपोसिस के टाइम पे भी डिस्कशन किया था, यहाँ पर भी अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने कहा था आप लोगों को मास्ट सेल क्या होती है भाई, ये पहले मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। मास्ट सेल ऐसी सेल होती हैं जिनमें सेल होता है, न्यूक्लियस होता है, लेकिन वो किसी तरह की, ना तो अपन उसको आरबीसी में काउंट कर सकते हैं, ना डब्ल्यूबीसी में, ना प्लेटलेट में। क्यों? क्योंकि ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच ही नहीं पाती। ये अगर बोन मेरो के बाद में अगर ब्लड में रिलीज होती है तो ये टिश्यू में जाकर इकट्ठी बैठ जाती है। मतलब ये जो मास्ट सेल है इसका प्रोडक्शन तो होगा लेकिन ये ब्लड में सर्कुलेट नहीं होती मास्ट सेल। ये जैसे ही प्रोडक्शन होती है तो इसकी प्रोडक्शन होने के बाद ये कहीं ना कहीं टिश्यू में जाकर बैठ जाती है। बहुत रेयर अपन को अगर ब्लड में दिख रही है तो बहुत रेयर केस में ही मास्ट सेल हमको दिखती हैं। कैसी दिखती हैं ये हमको? मास्ट सेल जो होती है वो बिल्कुल बेसोफिल की तरह होती दिखती है हमको। बेसोफिल और मास्ट सेल में बिल्कुल डिफरेंट नहीं होता। अगर अपन मार्फोलॉजी देखेंगे, अगर अपन स्लाइड देखेंगे तो मास्ट सेल हमको बिल्कुल बेसोफिल की तरह ही दिखती है ना। अलग क्यों है भाई इनके लिए अपन ने अलग नाम क्यों रखा? अच्छा एक चीज और, मास्ट सेल का जो फंक्शन होता है वो भी बिल्कुल बेसोफिल की तरह ही होता है। बेसोफिल जो काम करती है वो मास्ट सेल भी करती है। बस अंतर इतना है कि बेसोफिल के जो काम है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर है, ब्लड में सर्कुलेट करते करते बेसोफिल काम करती। क्या करती भाई बेसोफिल का मेन काम दो है अपने, एक हिपेरिन को प्रोडक्शन और दूसरा हिस्टामाइन। हिपेरिन हमारा नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है और हिस्टामिन हमारा बेसोडाइलेटर होता है। बेसोडाइलेटर का मतलब क्या होता है? ब्लड वेसल्स को थोड़ा फैलाने का काम करता है हमारे, है ना। खास तौर पर किसी को जब हार्ट अटैक आता है, जहां पर उसके अगर
फैट सेल कहीं पर इकट्ठे हो गए हों, तो उस टाइम पर हिस्टामाइन का बड़ा रोल होता है। इसके अलावा हिस्टामाइन इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस में भी बहुत मेन रोल प्ले करता है, इम्यूनिटी देता है हमारी बॉडी को, ठीक है। तो मास्ट सेल के भी यही काम है, पर मास्ट सेल जो है, मास्ट सेल जो है वो टिश्यू में जाकर, है ना, जसपाल ने बहुत अच्छी बात लिखी, आर्टरी वाले ब्लड में ये दिख सकता है। बहुत बढ़िया आज जसपाल, देखो क्यों दिख सकता है भाई आर्टरी वाले ब्लड में, बहुत अच्छी बात लिख दी है जसपाल ने। हम जो सैंपल कलेक्ट करते हैं वो वेन से कलेक्ट करते हैं। वेन में इसलिए नहीं दिखता क्योंकि वेन जो होती है वो वापस लेके जाती है ब्लड को टिश्यू से लेके जाएंगी लंग्स में। हमारा जो आर्टरी वाला ब्लड होता है वो कैसा होता है, वो जस्ट अपोजिट होता है, वो टिश्यू तक जाता है। तो अगर एक बार ब्लड टिश्यू तक गया और मास्ट सेल अगर उसमें प्रेजेंट है तो वो टिश्यू में जाकर इकट्ठी बैठ जाएगी। तो आर्टरी वाले ब्लड में मास्ट सेल दिख सकती हैं, वेन वाले में नहीं दिखेंगी। वेन वाले में क्यों नहीं दिखेंगी, क्योंकि एक बार किसी भी टिश्यू के अटैच में आ गया ये मास्ट सेल तो वहां पर जाकर ये बैठ जाएगा। अगर इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है तो किस कंडीशन में होगा, तो ये जो कंडीशन आपको दिख रही है, 3 कंडीशन यहाँ पर, एप्लास्टिक एनीमिया, ऑस्टियोब्लास्ट या फिर लिम्फोप्रोलाइफरेटिक डिसऑर्डर, इन कंडीशन में ये मास्ट सेल का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि भाई हमारे जो नॉर्मल ब्लड सेल्स हैं अगर वो अच्छे से नहीं बन पा रही नॉर्मल वाली, तो हमारी जो मास्ट सेल है वो ज्यादा बनने लगती है। अगर हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट नहीं बन पा रही हैं तो मास्ट सेल ज्यादा बनने लगती है। अगर ये तीनों ही सेल नहीं बनती तो उसको अपन एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। या फिर ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब क्या है भाई, हमारी जो बोन सेल ही अगर ज्यादा बनेगी, अगर मान लो ऐसा है कि बोन मेरो ज्यादा बन ही नहीं पा रहा, उसकी जगह पर बोन मतलब कैंसरस बोन की जगह कॉम्पैक्ट बोन अगर बहुत ज्यादा बन गई है, ऑस्टियोब्लास्ट अगर बहुत ज्यादा बन गई है, तो ऑस्टियोब्लास्ट ज्यादा बनती है तो क्या होता है, जितना ज्यादा ऑस्टियोब्लास्ट होंगे, ऑस्टियोब्लास्ट क्या होती है, हमारी बोन सेल होती है, बोन के अंदर ऑस्टियोब्लास्ट जितने ज्यादा होते हैं, बोन उतनी ज्यादा कॉम्पैक्ट बोन होती है, जितने कम होते हैं उतना कैंसरस बोन होती है ना। बोन मेरो हमारी बॉडी में कैंसरस बोन में प्रेजेंट होता है, जहां पर खोखली बोन हो, है ना। तो अगर बोन खोखली ना हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, बोन मेरो नहीं होगा उसमें, अगर बिल्कुल ही खोखली ना हो, है ना। तो ऑस्टियोब्लास्ट अगर बहुत ज्यादा है तो उस कंडीशन में खोखलापन कम हो जाता है, उस टाइम पर भी मास्ट सेल का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। एक और है लिम्फोप्रोलाइटिक डिसऑर्डर। तो अगर लिम्फोसाइट ज्यादा बनेगी, अब ये कैसे हो गया भाई, लिम्फोसाइट क्यों ज्यादा बनेगी, देखो अगर बोन मेरो ब्लड सेल्स ज्यादा नहीं बना पा रहा है तो बोन मेरो के अलावा अपनी थाइमस भी ब्लड सेल्स बनाती है, कौन सी वाली, लिम्फोसाइट। थाइमस सिर्फ लिम्फोसाइट ही बनाती है और कोई चीज नहीं बनाएगी। अगर बोन मेरो ब्लड सेल्स को नहीं बना पा रहा है, उस कंडीशन में अगर हमको इम्यूनिटी चाहिए है, कहीं पर अगर बैक्टीरिया वायरस घुस गया है, तो हमारा थाइमस ब्लड सेल्स को ज्यादा बनाने की कोशिश करेगा, किसको, लिम्फोसाइट को बनाने की ज्यादा कोशिश करेगा। उसकी उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे ब्लड में टी सेल, टी वाले सेल, टी सेल मतलब टी वाले लिम्फोसाइट प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो उस कंडीशन में भी मास्ट सेल जो होंगे वो ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, है ना। ये मास्ट सेल का काम क्या होता है भाई, हमारा एलर्जी के टाइम पर इनका बड़ा रोल होता है। पैरासाइटिक अगर अपन इन्फेक्शन हो गया अपन को, तो उस टाइम पर भी मास्ट सेल का बड़ा रोल होता है पैरासाइट इन्फेक्शन खत्म करने का। इसके अलावा हिस्टामिन और हिपेरिन को ये प्रोड्यूस करते हैं, बेसोफिल की तरह काम होता है, और बिल्कुल दिखने में भी बिल्कुल बेसोफिल की तरह ही होते हैं। खासतौर पर अपने आर्टरी वाले ब्लड में प्रेजेंट हो सकते हैं, वेन वाले ब्लड में प्रेजेंट नहीं होते मास्ट सेल। क्यों नहीं होते भाई, मेरे ख्याल से मैंने इमेज डाली है इसकी, है ना। देखो ये इमेज है, इस इमेज को आप देखो, अगर कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर कभी ऐसा हो कि ना तो वो माइलॉइड सीरीज में जा रहा पा रहा है, ना ही भाई ना तो वो इरिथ्रोइड सीरीज में जा रहा, ऐसी कंडीशन में जो कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर है वो डायरेक्ट आकर मास्ट सेल बना लेता है। ये जो आपको दिख रही है ये मास्ट सेल दिख रही है। मास्ट सेल का साइज और शेप थोड़ा सा अलग होता है, हालांकि ये वैसे तो बेसोफिल की तरह ही होता है, थोड़ा सा उसकी तरह न्यूक्लियस होगा, ये उसके साइज का होगा, उसके शेप जैसा होगा, थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है मास्ट सेल। लेकिन आप देखो देखो इस वाली इमेज को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर सबसे लास्ट में कॉर्नर में ब्लड लिखा है और फिर टिश्यू लिखा है, मतलब ये जो मास्ट सेल है ये ब्लड में प्रेजेंट नहीं है। अगर ये थोड़े और ऊपर ये इमेज होती इसका मतलब वो ब्लड में प्रेजेंट है, एकदम नीचे प्रेजेंट है इसका मतलब ये टिश्यू में प्रेजेंट है।
तो ये मास्ट सेल जो होती है वो हमारे डायरेक्ट आकर टिश्यू में ही प्रेजेंट होती है, ब्लड में ये प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, ये इमेज बड़ी एक्यूरेट इमेज है, विकिपीडिया वाली इमेज है ये। इस इमेज में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज करती है, इसलिए मैंने नोट्स में इसके अलावा भी एक इमेज डाली थी। उसको, वो जो पहले वाली इमेज है उसको आप पढ़ो या ना पढ़ो, उसको आप छोड़ भी दोगे चलेगा। ये इमेज बड़ी इंफॉर्मेटिव इमेज है, विकिपीडिया की इमेज है। देखो आप इस इमेज में कौन कौन सी सेल ब्लड में प्रेजेंट है वो भी लिखा है, और टिश्यू में कौन कौन सी है। हमारी मास्ट सेल को आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर ब्लड वाली लाइन में नहीं है, ये टिश्यू वाली लाइन में है ना। तो ये मास्ट सेल जो होती है वो टिश्यू में प्रेजेंट होगी। टिश्यू में ये क्या काम करेगी, जो काम बेसोफिल है ना, हिस्टामिन हेपेरिन का प्रोडक्शन करेगी। इम्यूनोलॉजी में इसका बड़ा रोल होता है। रिसेप्टर बनाने का काम करता है। रिसेप्टर क्या होते हैं भाई, हमारे रिसेप्टर जो होते हैं उनके थ्रू ही हमारे एंटीजन एंटीबॉडी ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, है ना। हालांकि थोड़ा डीप चीज है वो रिसेप्टर, उसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल इतना रखो आप याद, मास्ट सेल जो होती है वो हमारे बोन मैरो से बनकर डायरेक्ट टिश्यू में हो जाती है, बेसोफिल की तरह होती है। चलो 11वें नंबर से आपका रिस्पॉन्स क्या था? 25 लोगों ने सही आंसर दिया था 11 नंबर का। थोड़े कंफ्यूजन थे आप, अलग हटके क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। बोन मैरो कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूं, है ना। बोन मैरो कलेक्शन के लिए जो मेडिकल टर्म होता है हार्वेस्टिंग। ब्लड कलेक्शन को भी इस तरह से एक मेडिकल टर्म है। ब्लड कलेक्शन के लिए हम फ्लेबोटॉमी बोलते हैं, बोन मैरो कलेक्शन के लिए हम हार्वेस्टिंग बोलेंगे, है ना। मेडिकल टर्म है ये, छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने नोट्स में डाले हैं ना। 12वें नंबर में आप लोगों ने वैसे बहुत अच्छा 37 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ कैंसर सेल। ये 2-3 क्वेश्चन मैंने ये मेडिकल टर्म से डाले थे, ये भी एक मेडिकल टर्म है। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कैंसर है, तो हम ये कोशिश करते हैं भाई उसके कैंसर सेल कम हो जाए। तो कैंसर सेल कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं हम उसका पहले तो बोन मैरो कलेक्ट करते हैं, उसमें से फिर कैंसर वाली सेल को हटा देते हैं। कैंसर वाली सेल को हटाने के बाद फिर दोबारा से उसको बोन मैरो चढ़ा देते हैं। ये अगर प्रोसेस कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को अपन पर्जिंग बोलते हैं। ऊपर वाला जो ऑप्शन, आप पहला वाला जो ऑप्शन देख रहे हो ना, पर्जिंग, हार्वेस्टिंग, इंग्राफ्टमेंट, ये सारे के सारे मेडिकल टर्म हैं। ये मैंने नोट्स में डाले हैं, है ना, इनको आप पढ़ लेना। और आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूं 13 नंबर में, तो 26 लोगों ने इसमें सही आंसर दिया था। भाई थोड़ा आप कंफ्यूज हुए 2 क्वेश्चन में, करीब 26 से 30 लोगों ने ये नोट्स में पढ़े हैं। भाई नोट्स में ये 3 वर्ड है, पर्जिंग, हार्वेस्टिंग और इंग्राफ्टमेंट, ना। तीनों की डेफिनेशन आप पढ़ लेना। क्या मतलब होता है? पर्जुइंग का मतलब होता है कि हम कोई ऐसा कैंसर वाला पेशेंट जिसका बोन मैरो निकालें, और बोन मैरो निकालने के बाद कैंसर सेल उसमें से सेपरेट कर देंगे, अलग हटा देंगे, और दोबारा फिर उसको बोन मैरो चढ़ा देंगे। हार्वेस्टिंग मतलब ब्लड बोन मैरो का कलेक्शन। इनग्राफ्टमेंट क्या होता है भाई? इनग्राफ्टमेंट का मतलब होता है कि किसी में ब्लड सेल्स बहुत कम बन रही हैं, हीमोपोइसिस उसका कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, किसी दूसरे डोनर का बोन मैरो की सेल उसके ब्लड में चढ़ा देते हैं। तो बोन मैरो की सेल जब स्टेम सेल्स उसमें चढ़ा दी तो क्या होगा, उसमें ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन थोड़ा ज्यादा होने लगता है ना। सेम ग्रुप का ही चढ़ाएंगे अपन, जिस तरह से अपन ब्लड चढ़ाते हैं उसी तरह से बोन मैरो में भी सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। चलो बाकी ये मैरो थेरेपी का नाम की कोई चीज नहीं होती है ना, ये जबरदस्त। देखो कभी कभी एग्जाम में भी ऐसा होता है, कभी क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं बनते तो वो जानबूझ के मिलता जुलता वर्ड डाल देते हैं। मैरो थेरेपी नाम का कोई मेडिकल टर्म नहीं होता, ठीक है, ये आप याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन पर आ गया। और रॉड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और रॉड एग्जाम में आ चुका है, और मुझे ध्यान है एम्स ने भी ये क्वेश्चन पूछा था। हालांकि एम्स के पेपर अपने पास होते नहीं है, 2-3 बड़े बड़े जो संस्था है वो पेपर नहीं देते, जैसे एम्स हो गया, एसजीपीजीआई हो गया, इनके पेपर अपन को कभी नहीं मिलते। अपना चंडीगढ़ का वो है, तो इनके पेपर नहीं मिलते अपन को, लेकिन थोड़ा सा मेमोराइज में मुझे है। और रोड एम्स भी पूछ चुका है। इसके अलावा भी अपने जो अपने क्वेश्चन पेपर अपने पास हैं उनमें से भी 1-2 जगह ये क्वेश्चन पूछा है। और रोड बड़ा इंपॉर्टेंट है। और रोड जो दिखता है वो हमको माइलोब्लास्ट के अंदर दिखेगा, ठीक है। पढ़ा है अपन ने, शुरुआत में ही अपन ने ब्लड सेल्स पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे ही मैंने ब्लड सेल्स में डब्ल्यूबीसी की इमेच्योर सेल्स बताई थी। लेकिन ये डब्ल्यूबीसी में मेच्योर सेल्स की इमेच्योर वो नहीं है,
एबनॉर्मलिटी नहीं है, ये इमेचर सेल, इमेचर मतलब ब्लास्ट सेल के अंदर ही हमको और रॉड दिखेगा। कैसे दिखता है भाई हमको? रॉड शेप, जैसे अपन एएफ भी दिखती है छोटा सा है ना, रेड कलर का, रेड कलर का निडल इंक्लूजन जो होता है वो हमको और रॉड के रूप में दिखता है। 14 नंबर में आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा था, 31 लोगों ने सही आंसर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फीचर ऑफ एक्यूट ल्यूकेमिया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक्यूट ल्यूकेमिया का मेन फीचर क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन था। देखो, एक्यूट और क्रॉनिक, अपन ने जो जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें अपन ने ल्यूकेमिया को पहले शुरुआत में 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट मतलब किसी को अभी अभी ल्यूकेमिया हुआ है। अगर किसी को रिसेंटली ल्यूकेमिया हुआ है तो उस कंडीशन में उसके ब्लड में ब्लास्ट सेल काफी ज्यादातर देखने को मिलते हैं। आप लोगों ने देखो, एक्यूट और क्रोनिक के अपन ने 3 डिफरेंस देखे थे अपन ने थ्योरी क्लास में। उनमें से एक डिफरेंस अपना यही वाला था, एक्यूट की कंडीशन में ब्लास्ट सेल हमको ज्यादातर देखने को मिलते हैं, और क्रोनिक की कंडीशन में मैच्योर सेल हमको ज्यादातर देखने को मिलेगी, है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस है ना। और खासतौर पे बच्चों में एक्यूट ल्यूकेमिया ज्यादातर होता है, एडल्ट लोगों में क्रोनिक ल्यूकेमिया ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये बाकी मैच्योर सेल हमारी किस में होंगी? क्रोनिक वाली में, जो दूसरा वाला ऑप्शन था, है ना। और इंडोलेंट, इसके बारे में भी अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इंडोलेंट ल्यूकेमिया का मतलब होता है कोई ऐसा ल्यूकेमिया जिसको हम ना तो एक्यूट और ना ही क्रोनिक, दोनों में से किसी ल्यूकेमिया के अंदर अगर अपन उसको क्लासिफाई नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कोई ऐसा पेशेंट आया जिसकी हमने स्लाइड देखी तो उसमें ब्लास्ट सेल थोड़ी बहुत मात्रा में है और मैच्योर सेल्स भी हैं। ऐसा कब होता है? जब कोई पेशेंट धीरे धीरे, देखो एक्यूट वाला पेशेंट ही अगर उसका ट्रीटमेंट ना हो, अगर उसको थेरेपी नहीं मिल रही है, तो एक्यूट वाला पेशेंट ही आगे चल के क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोई ऐसा पेशेंट जिसको हम एक्यूट और क्रोनिक में डिफरेंशिएट ना कर पाए, ना हम ये बोल पाए कि ये एक्यूट ल्यूकेमिया है इसको, या ना हम ये बोल पाए कि इसको क्रोनिक ल्यूकेमिया है, ऐसे पेशेंट को अपन इंडोलेंट ल्यूकेमिया कहते हैं। तीसरा वाला जो ऑप्शन आपको यहाँ पे इंडोलेंट दिखा है, इस इंडोलेंट का मतलब है एक्यूट और क्रोनिक के बीच की कंडीशन। तो कोई ऐसा पेशेंट जिसे हम एक्यूट और क्रोनिक के बारे में डिफरेंशिएट ना कर पाए, तो उसको अपन इंडोलेंट ल्यूकेमिया कहते हैं। साइटोसिस का मतलब तो सेल का जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो साइटोसिस अपन वैसे तो एक छोटा शब्द है, मतलब जोड़ने वाला शब्द है। जैसे अपन इरिथ्रोसाइट में जोड़ेंगे तो इरिथ्रोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस, जब सेल्स बहुत बढ़ेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ल्यूकेमिया में बहुत ज्यादा बढ़ती है, 50,000 1 लाख हो जाती है। थोड़ी बहुत बढ़ती है, जैसे अपना 11,000 WBC, 11 की जगह 15,000 हो रहा है, 18,000 हो रहा है, तो ये इन्फेक्शन के टाइम पे भी 15,000 16,000 हो सकता है। तो उस कंडीशन को अपन ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं ना। तो ये साइटोसिस वर्ड उसका है ना। जब सेल बढ़ेंगी तो उसको अपन साइटोसिस बोलेंगे। 15 नंबर में आप लोगों का रिस्पॉन्स जो था, बड़े कंफ्यूज हुए आप लोग। आप लोगों ने लिखा था कि मेचर सेल्स बढ़ेंगी एक्यूट में। एक्यूट में मेचर सेल्स नहीं बढ़ती, मेचर सेल्स जो होती है वो क्रोनिक में बढ़ती है। ये दोनों में डिफरेंट है। चलो अगला क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्रोनिक ल्यूकेमिया मेनली किन में दिखता है? क्रोनिक ल्यूकेमिया थोड़ी देर पहले ही मैं डिस्कस कर रहा था भाई। क्रोनिक और एक्यूट दोनों में अपन ने 3 बेसिक डिफरेंट देखे हैं। एक सबसे अच्छा डिफरेंट यही है कि एक्यूट ज्यादातर जो होता है एक्यूट ल्यूकेमिया, वो बच्चों में ज्यादातर होगा, है ना। AML और ALL ये बच्चों में ज्यादातर दिखते हैं। CML और CLL ये मोस्टली एडल्ट पर्सन में ज्यादातर दिखती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो आप, क्रोनिक ल्यूकेमिया का लिखा था कि किसको होगा, तो इन्फेंट चिल्ड्रन, इनमें ज्यादातर एक्यूट होंगे। फीमेल, और देखो ल्यूकेमिया में फीमेल और मेल का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई एक ल्यूकेमिया मेल में हो रहा है, कोई ल्यूकेमिया फीमेल में हो रहा है। मेल और फीमेल का कोई अंतर नहीं है। ब्लड कैंसर मेल को भी हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है। दोनों की कंडीशन में WBC की जो मार्फोलॉजी होगी, काउंटिंग होगी, वो लगभग सेम ही होती है। तो एडल्ट पर्सन में क्रोनिक होता है। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने इस क्वेश्चन में, मतलब ये चीज आपको मालूम थी। 39 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया 46 में से। 46 सिर्फ वही लोग हैं जिन्होंने
आधे घंटे के अंदर अपना एग्जाम सबमिट कर दिया था ना। 5:30 बजे मैं लिंक भेजता हूँ, 6:05 पे लिंक को मैं क्लोज कर देता हूँ। तो 6:05 तक जिन लोगों ने एग्जाम दे, बहुत अच्छे, मतलब 46 लोगों ने दे दिया तो भी बहुत बड़ी बात है। मतलब एक तो आधे घंटे का ही टाइम मिलता है, आधे घंटे में 20 मिनट आपको कवर करना रहता है। बहुत बढ़िया भाई ना, आप मतलब धीरे धीरे आप कोशिश तो करते हो कि आप एग्जाम दे के ही क्लास को अटेंड करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ चुका है हॉजकिन लिम्फोमा। लिम्फोमा क्या होता है भाई, अपन ने डिस्कस किया है। लिम्फोसाइट जब बहुत ज्यादा बनते हैं और ये लिम्फोसाइट अगर टिश्यू में जाकर बैठते हैं तो वो हमारा लिम्फोमा कहलाता है। अब ये लिम्फोमा को भी दो कैटेगरी में देखो, अपना जो जनरल क्लासिफिकेशन है CML, CLL, ये जो 4 तरह से अपने ल्यूकीमिया को डिफरेंशिएट किया है, ये 4 टाइप के आगे भी और सब टाइप है। ये एक्चुअली हॉजकिन और नॉन हॉजकिन जो है वो सब टाइप है, वो अपन ने शुरुआत में पढ़े थे ल्यूकीमिया, ये उन्हीं के ही सब टाइप हैं, है ना। हालांकि अपन ने अलग से पढ़ लिए थे लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा को। ल्यूकेमिया इतना छोटा टॉपिक नहीं जितना मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत डीप टॉपिक है। इसके अलावा दिमाग पच्ची वाला टॉपिक है। अगर अपन इसके थोड़े और डीप में चले जाएं तो काफी सारी चीजें, टॉपिक ऐसे, काफी सारे पॉइंट ऐसे हैं जो हमारे दिमाग से ऊपर निकल के जाएंगे, है ना। दिमाग की माथा पच्ची होने लगती, क्यों? क्योंकि उसमें जेनेटिक बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना। मॉलिक्यूलर, मतलब ल्यूकीमिया के अगर अपन ज्यादा डीप में जाते हैं तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब क्या है भाई? ल्यूकीमिया का आगे का जो डिफरेंशिएशन होता है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के आधार पर होता है कि उसके किस तरह से सेल जेनेटिक ट्रांसमिट हो रही है, ट्रांसलोकेशन किस तरह से हो रहा है। ट्रांसलोकेशन क्या होता है मैं अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करूंगा। अपन कोशिश करेंगे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए मैं एक अलग से क्लास रख लूं। हालांकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी काफी डीप टॉपिक है। ल्यूकेमिया के आगे का जो क्लासिफिकेशन है, अपन ने शुरुआत में जनरल पढ़ा है, जनरल के आगे और अगर अपन चले, जैसे फैब है, फैब क्लासिफिकेशन को अपन अगर अपन डीपली डिस्कस करते हैं तो उसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। उसमें ये ट्रांसलोकेशन क्या होता है उसको मतलब अपन नॉर्मल क्लास में नहीं, अपन अलग हटके कोई एक आध क्लास रख लेंगे, उसमें अपन ये ट्रांसलोकेशन बारे में बता दूंगा मैं थोड़ा सा। इसको हॉजकिन लिम्फोमा जो होता है और नॉन हॉजकिन, देखो लिम्फोमा को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, हॉजकिन और नॉन हॉजकिन। हॉजकिन लिम्फोमा में ये अपन को रीड स्टेनबर्ग सेल देखने को मिलती है। कैसी होती है रीड स्टेनबर्ग सेल? रीड स्टेनबर्ग सेल जो होती हैं वो थोड़े से उल्लू की तरह दिखती हैं, बड़ी बड़ी, दो दो, एक तो उसमें दो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, दो दो न्यूक्लियस भी ऐसे प्रेजेंट होते हैं जैसे हमको उल्लू की आंखें दिख रही हो, है ना। थोड़ा बहुत आप इमेज में देख लेना स्टेनबर्ग सेल को। मेरे ख्याल से मैंने इमेज इसकी डाली नहीं अभी MCQ में, थ्योरी के क्लास में मैंने डिस्कस किया है रीड स्टेनबर्ग सेल को। ये खासियत होती है हॉजकिन लिम्फोमा की, ठीक है। इसमें एक न्यूक्लियस से ज्यादा, है ना, 2 या 3 न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं रीड स्टेनबर्ग सेल में। बहुत बढ़िया संजय, आप डीप स्टडी करते हो, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, फुल फॉर्म ऑफ ALL। इस क्वेश्चन में आप बहुत कंफ्यूजन आया था, व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए इसके ALL का फुल फॉर्म से। वाकई में क्वेश्चन है भी कंफ्यूजन वाला। देखो मैं 17 नंबर का तो मैंने बताया ही नहीं, कितने लोग, 33 लोगों का सही आंसर था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था लेकिन 15 लोगों के ही आंसर इसमें करेक्ट आए। 26 लोगों ने दूसरा वाला आंसर दिया था, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। बड़ा डिस्कस करते हैं इसको, बहुत समझने वाला टॉपिक है ये। मेडिकल एक ऐसी फील्ड है जिसका हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन होता ही रहता है ना। कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं, अपन को अप टू डेट होना बड़ा जरूरी होता है। एक्चुअली नोट्स में मैंने जो क्लासिफिकेशन डाला है वो पुराना क्लासिफिकेशन है। जैसे मैंने ALL का जो मतलब मैंने 4 तरह से जो क्लासिफिकेशन किया था, CML, CLL, ALL और AML, उसमें AML का मतलब मैंने माइलॉइड लिख दिया था, है ना। पहले यही क्लासिफिकेशन हुआ करता था। गॉडकर भी आप पढ़ेंगे तो गॉडकर का अगर आपके पास बहुत पुराना वर्जन है तो पुराना वर्जन में आप ALL का मतलब एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया पढ़ेंगे, या कोई पुरानी बुक हो
या गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो गूगल में भी इस तरह से कभी कभी चेंजेस आपको दिख जाएंगे। देखो एक चीज मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, पहले भी मैं कई बार बोलता हूँ, गूगल में हर एक वेबसाइट अपनी विश्वास पात्र नहीं होती। हर एक वेबसाइट पे आप भरोसा नहीं कर सकते। बड़ी आसान हो गई आजकल वेबसाइट बनाना। वेबसाइट में सबसे जो अपनी विश्वास पात्र वेबसाइट होती है वो होती है विकिपीडिया। अगर आपको कोई चीज में कंफ्यूजन है तो आप उसको विकिपीडिया पे सर्च करो, कोई भी टॉपिक आप डालो तो उसके आगे आप विकिपीडिया नाम जरूर लिख दिया करो, उसके बाद ही आप विकिपीडिया पे उसको पढ़ा करो। ल्यूकेमिया का क्लासिफिकेशन पहले जो हुआ करता था वो ALL और AML, सॉरी CML और ALL, ये इनको लिम्फोइड ल्यूकेमिया बोला करते थे। लिम्फोइड ल्यूकेमिया के बाद में फिर इनको लिम्फोसाइटिक बोलने लगे। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो क्लासिफिकेशन है, प्रेजेंट की आपके पास अगर गोडकर बुक हो, गोडकर का अभी कौन से नंबर का एडिशन चल रहा है, मेरे पास भी बिल्कुल एकदम लेटेस्ट एडिशन है, थर्ड एडिशन में एकदम रिसेंटली जो क्लासिफिकेशन है उसको डाला गया है। रिसेंटली जो क्लासिफिकेशन है उसमें माइलॉइड जो ल्यूकेमिया था उसको, माइलॉइड को माइलोजिनस ल्यूकेमिया कर दिया गया है। मतलब आप माइलॉइड की जगह जब अपन CML और CLL, सॉरी AML और CML पढ़ेंगे तो उसमें CML का फुल फॉर्म होगा क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया, AML है ना, AML का फुल फॉर्म होगा एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया। माइलॉइड ल्यूकेमिया में दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ A और C दोनों में ही अंतर है। A का मतलब एक्यूट और C का मतलब क्रॉनिक। बाकी M का मतलब चाहे AML हो चाहे CML हो, दोनों में M का मतलब माइलोजिनस है। रिसेंटली जो क्लासिफिकेशन है उसमें M का मतलब माइलोजिनस है, पहले माइलॉइड हुआ करता था। लेकिन जब लिम्फोस ALL और CLL इनकी बात करेंगे तो इनमें बड़ा डिफरेंट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ALL का फुल फॉर्म एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया होता है। CLL का मतलब क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। देखो यहां पर बीच वाला जो L है उसका अलग अलग मतलब है। अगर शब्द A है पहले लगा तो A के बाद में A का मतलब एक्यूट हो गया, बीच वाला जो L है उसका मतलब लिम्फोब्लास्टिक। अगर CLL है तो यहां पर C का मतलब क्रॉनिक, लेकिन जो बीच वाला L है उसका मतलब है लिम्फोसाइटिक, दूसरा वाला ऑप्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि रिसेंटली जो क्लासिफिकेशन है उसमें उसके मार्फोलॉजी के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन कर दिया है। एक्चुअली होता क्या है, जब अपन एक्यूट ल्यूकेमिया देखते हैं तो एक्यूट की कंडीशन में ब्लास्ट सेल अपन को ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो ब्लास्ट सेल जब लिम्फोसाइट की कंडीशन में दिखते हैं तो लिम्फोसाइट की कंडीशन में मतलब लिम्फोइड ल्यूकेमिया की कंडीशन में लिम्फोसाइट के ब्लास्ट सेल अपन को एक्यूट की कंडीशन में ज्यादातर देखने को मिलेंगे। क्रॉनिक की कंडीशन में मेच्योर सेल ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो क्रॉनिक की कंडीशन में लिम्फोब्लास्ट नहीं दिखते, लिम्फोसाइटिक दिखते हैं। तो अगर ALL है तो A का मतलब एक्यूट, L का मतलब लिम्फोब्लास्टिक, जो ऊपर वाला ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन है। AL का मतलब एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। CLL इसका अगर अपन पूरा फॉर्म करेंगे तो C का मतलब तो क्रॉनिक है, लेकिन अब लिम्फोब्लास्टिक नहीं होगा, लिम्फोब्लास्टिक की जगह अब हो जाएगा लिम्फोसाइटिक। ऐसा क्यों हुआ है भाई? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एक्यूट की कंडीशन में हमको ब्लास्ट सेल ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्रॉनिक की कंडीशन में मैच्योर सेल हमको ज्यादा, लिम्फोसाइट हमको मैच्योर जो लिम्फोसाइट है वो ज्यादा देखने को मिलती है। तो रिसेंटली जो क्लासिफिकेशन है उसमें AML और CML में डिफरेंट ज्यादा नहीं है, उनमें सिर्फ एक्यूट और क्रोनिक का है। M का मतलब माइलोजिनस कर दिया गया है आजकल, पहले माइलॉइड हुआ करता था लेकिन अभी रिसेंटली जो है वो माइलोजिनस है। माइलॉइड ल्यूकिया में कोई अंतर नहीं है, लेकिन लिम्फोइड में दोनों में अंतर है। एक्यूट है तो लिम्फोब्लास्टिक, क्रोनिक है तो लिम्फोसाइटिक, है ना। एक बार आप अगर आपके पास गोडकर की पुरानी बुक है और आप कहीं थोड़ा बहुत नए वाले एडिशन से देख सके तो आप एक बार देख लेना।
नए वाला जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। फैब में भी यही हुआ, फैब के टाइम पे भी यही हुआ। फैब का एक्चुअली पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ करता था, मेरे से भी ये मिस्टेक हुई है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस मिस्टेक को। पुराना जो क्लासिफिकेशन था उसमें माइलाइड वाले जो ल्यूकेमिया थे वो M1 से लेकर M7 तक थे, है ना। मेरे ख्याल से नोट्स बनाते टाइम मैंने भी पुरानी बुक यूज कर ली थी, अभी मेरे पास भी रिसेंटली है तो मैं इसको करेक्ट कर लूंगा। अभी रिसेंटली फेब का जो क्लासिफिकेशन है वो M0 से स्टार्ट होता है, पहले M1 से स्टार्ट होता, तो M1 से M7 तक होता था, तो उसमें माइलाइड के 7 थे और लिम्फोइड के 3 थे, इस तरह से टोटल 10 थे। लेकिन अब रिसेंटली फेब के क्लासिफिकेशन में टोटल ल्यूकेमिया 11 है। इस क्वेश्चन में भी देखो कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, हालांकि ये मेरे से भी मिस्टेक हुई है, मैं पुरानी बुक को रेफरेंस कर बैठा। नया वाला जो फेब का क्लासिफिकेशन है इसमें माइलाइड के टोटल 8, यहाँ पर सी नंबर पे लिखा है टोटल 8 क्यों है, क्योंकि अब माइलाइड का जो क्लासिफिकेशन है उसमें M0 से स्टार्ट कर दिया उन्होंने, M0 फिर M1 M2 M3 M0 फिर M7, तो टोटल जो होते हैं वो टोटल 8 हो जाते हैं माइलाइड के, 3 हो जाते हैं लिम्फोइड के, है ना। मेरे ख्याल से मैंने इमेज डाली है इसकी, देखो नया वाला जो क्लासिफिकेशन है ये है फैब का क्लासिफिकेशन। पहले ये M0 नहीं हुआ करता था, M0 को अभी रिसेंटली ऐड किया गया है, तो M0 को अगर ऐड कर दिया तो ये टोटल 8 हो गए हैं फैब क्लासिफिकेशन, है ना। हालांकि ये इतना डीप में आपको समझाया नहीं है थ्योरी की क्लास में। M0 एक्चुअली उन्होंने कर दिया है कि उनमें माइलाइड का अगर डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा है तो उनको उन्होंने अलग तरह से डिफरेंशिएट कर दिया। माइलाइड डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, अगर हम सेल देख रहे हैं इमेच्योर सेल और उसमें हम डिफरेंशिएट ये नहीं कर पा रहे कि ये ब्लास्ट सेल न्यूट्रोफिल्स की है कि मोनोसाइट की है या फिर बेसोफिल की है, अगर ये डिफरेंशिएशन अपन नहीं कर पा रहे तो उसको M0 बोल दिया। M1 उसको बोल दिया जिसमें मैच्योरेशन बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें मैच्योर सेल है ही नहीं उसको M1 कह दिया, जिसमें मैच्योरेशन है उसको M2 कह दिया, जिसमें प्रो माइलोसाइट ज्यादा है। देखो हीमोपोएसिस के चैप्टर में अपन ने अलग अलग स्टेज पढ़ी है, तो पहले माइलोसाइट फिर प्रोमाइलोसाइट आती है। प्रोमाइलोसाइट अगर बहुत ज्यादा है तो उन्होंने उसको M3 बोल दिया। अगर माइलोसाइट ज्यादा है, वो भी मोनोसाइट वाली, मोनोसाइट की माइलोसाइट ज्यादा है ना, थोड़ा डीप है ये टॉपिक, अगर आपको लगता है तो एक अलग से इसकी क्लास में रख दूंगा। माइलोसाइट अगर मोनोसाइट की माइलोसाइट ज्यादा है तो उसको M4 कर दिया उन्होंने, मोनोसाइट के ही ब्लास्ट सेल ज्यादातर दिख रहा है तो M5 कर दिया। अगर इरिथ्रोसाइट WBC के साथ साथ RBC के भी ब्लास्ट सेल ज्यादातर दिखते हैं, ये जो इरिथ्रोब्लास्ट भी ज्यादातर दिखते हैं उसको M6 बोल दिया। अगर मेगा कैरियो ब्लास्ट ज्यादा दिख रहे हैं, मतलब प्लेटलेट के ब्लास्ट ज्यादातर दिख रहे हैं, तो उसको उन्होंने M7 कर दिया। मतलब फैब के आधार पर इसको टोटल 8 कर दिए हैं, पहले 7 हुआ करते थे। तो मैं इसको नोट्स में इसको मॉडिफाई कर दूंगा और नोट्स में मॉडिफाई करके मैं आपको करेक्ट मॉडिफाई करके भेज दूंगा। लेटेस्ट क्लासिफिकेशन में माइलाइड के टोटल 8 है, लिम्फोइड के 3 है, इसलिए टोटल जो हो गए वो 11 हो गए हैं। ठीक है भाई, मैं इसको मॉडिफाई कर दूंगा। तो मैं आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरी मिस्टेक थी कि मैं इसमें माइलाइट के मैंने 7 लिखे थे, बताए थे आपको। ठीक है, टोटल 10 ना होकर टोटल 11 हो गए आजकल। चलो आगे चलते हैं भाई, एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद मैं क्लास को ओवर करता हूँ। हेरी सेल ल्यूकेमिया, है ना, थ्योरी क्लास में एक स्टूडेंट ने बोल भी दिया था सर हेरी सेल ल्यूकेमिया के बारे में आपने नहीं बताया। भाई ये सारे सब टाइप हैं, है ना। हेरी सेल ल्यूकेमिया भी हमारा इनके सब टाइप है, ये हमारे कौन से AML CML ALL CLL, ये हमारे जनरल क्लासिफिकेशन होता है, हमारी इंडिया में जनरल क्लासिफिकेशन चलता है। तो जनरल क्लासिफिकेशन में AML CML ALL और CML, ये 4 तरह से हम ल्यूकेमिया को क्लासिफाई करते हैं। इनके आगे भी और सब टाइप हैं, आगे के सब टाइप में 2 सब टाइप अपने लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला ये हेरी सेल ल्यूकेमिया बड़ा अच्छा है, क्यों है भाई ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें ये वैसे सबसे पहली चीज तो ये है कि ये क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक CLL की कंडीशन में हमको हेरी सेल ल्यूकेमिया दिखता है, इसका सब टाइप है ये, है ना। क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब इसकी स्लाइड देखते हैं, ये जो सेल दिख रहा है इसको आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये लिम्फोसाइट है
और लिम्फोसाइट की भी ये ब्लास्ट सेल। लिम्फोसाइट मैच्योर वाली जो लिम्फोसाइट होती है उसमें न्यूक्लियस छोटा होता है, होता राउंड ही है लेकिन छोटा होता है। ये सेल को आप ध्यान से देखोगे तो इसका साइटोप्लाज्म जो है उसके बाहर भी कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल गए हैं, जैसे बाल निकल गए हों बाहर। बाल भी कैसे, अपना जो कपिल शर्मा में आता है ना डॉक्टर गुलाटी, उसके तरह के बाल है ना। तो इस तरह के जब साइटोप्लाज्म से रेशे निकलते हैं, इस तरह की सेल हमको अगर दिखती है, पेरिफेरल ब्लड में भी कई बार दिख जाती है अगर किसी को ल्यूकेमिया है तो। नहीं तो बोन मैरो में तो दिखती है। अगर किसी को अगर ये ल्यूकेमिया है, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, तो उसमें अगर ये सेल दिख रही है तो इसको अपन हेरी सेल ल्यूकेमिया बोलते हैं। हेरी सेल इसलिए बोला क्योंकि ये जो सेल है इसमें साइटोप्लाज्म हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है साइटोप्लाज्म में, है ना। तो इसको अपन हेरी सेल ल्यूकेमिया बोलते हैं। तो ये किस कंडीशन में दिखेगा हमको? क्रोनिक। क्रोनिक, देखो क्रोनिक में हमेशा मैच्योर सेल ही दिखती हैं, लेकिन मैच्योर सेल के साथ साथ ये इस तरह से हेरी सेल अगर ब्लड स्ट्रीम में आ गए हैं तो वो हमारा हेरी सेल ल्यूकेमिया कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सब टाइप है बुर्किट लिम्फोमा। हालांकि मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, ल्यूकेमिया में बहुत ज्यादा डीप में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। बुर्किट लिम्फोमा बहुत रेयर होता है हालांकि, लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। अगर अपन थोड़ा डीप में चल के पढ़े तो ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का सब टाइप है। नॉन, इसमें क्या होता है भाई, बुर्किट लिम्फोमा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं ये लिम्फोइड जो ऑर्गन है उनको पूरी तरह से डैमेज कर देता है ना। लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से हैं? हमारे जो टॉन्सिल्स होते हैं ये हमारे लिम्फोइड ऑर्गन है ना। हमारे बगल के लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। थाइमस हमारा एक लिम्फोइड ऑर्गन है। खासतौर पे टॉन्सिल जो गले वाला जो होता है ना, ये हमारा बड़ा मेन रोल प्ले करता है। तो ये बुर्किट लिम्फोमा में कुछ इस तरह के सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को, उसके लिम्फ नोड डैमेज होना शुरू होते हैं और इस तरह से टॉन्सिल्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। इसको अपन बुर्किट लिम्फोमा कहते हैं। ये भी एक ल्यूकेमिया का ही एक टाइप है। देखो बाकी के जितने भी ब्लड कैंसर हैं ब्लड में ही सिम्टम्स आएंगे। बुर्किट लिम्फोमा थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? इसमें ब्लड के अलावा पेशेंट को मतलब देख के ही हम बता सकते हैं उसको कि ये उसको दिक्कत हो सकती है। मतलब उसके लिम्फ नोड है उसको भी मतलब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, किडनी को, ओवरीज को, ये बहुत सारे ऑर्गन को अफेक्ट करता है। इसके अलावा अपन ने अभी इमेज देखी है, लिम्फ नोड को करेगा हमारे जो गले के आसपास जो लिम्फ नोड टॉन्सिल्स जो होती है ना, उनमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। जबड़ा पूरा जाम कर देता है, ये नर्वस सिस्टम को खराब कर देता है। बुर्किट लिम्फोमा है तो बहुत रेयर, लेकिन बहुत सीरियस कंडीशन होती है बुर्किट लिम्फोमा। पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये हाईली एग्रेसिव होता है। बहुत जल्दी किसी को अगर बुर्किट लिम्फोमा हो गया है तो बहुत फास्ट ग्रोइंग होती है वो, बहुत जल्दी उसके चेंजेस होंगे, धीरे धीरे उसका नर्वस सिस्टम जबड़ा मबड़ा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और पेशेंट के बचने के चांसेस ही बहुत कम होते हैं। अगर थोड़ा सा पेशेंट अगर लेट हो गया तो पेशेंट के डेथ रेट ज्यादा हो जाती है ना। हालांकि मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा सब टाइप में, सब टाइप और भी हैं। ये देखो हेमेटोलॉजी में दो टॉपिक ऐसे हैं जिनके बारे में मैंने बोला कि आप थोड़ा बहुत, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप लोगों ने पहले से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप थोड़े डीप में जाके पढ़ लेना। एक हीमोपोइसिस और दूसरा ल्यूकेमिया, दो टॉपिक ऐसे हैं जिनके बारे में थोड़ा आप डीप में पढ़ सकें तो आपके लिए फायदा होगा। बाकी के टॉपिक हेमेटोलॉजी में जितने नोट्स में आप उतना पढ़ लो, इनफ है। हीमोपोइसिस और ल्यूकेमिया मैंने कोशिश की है कि एग्जाम के लेवल के हिसाब से जितना इनपुट कर सकता था मैंने इनपुट कर दिया है। बाकी आपको लगेगा कभी आप मैसेज कर देना कि सर हमें और समझना है और चीजें, तो अपन एक आध क्लास और रख सकते हैं एंडिंग में, ठीक है। तो ये थी अपनी आज की क्लास, है ना। ये अपनी लाइव क्लास थी, वैसे तो मॉर्निंग में रिकॉर्डेड क्लास ही होती है। अब मैं आप लोगों के माइक ऑन कर रहा हूँ, आप चाहें तो कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसकी रिकॉर्डेड क्लास का अपन दिन में डिसाइड कर लेंगे। मैं ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा, आप लोग मुझे ग्रुप में बता देना। तो शाम को लाइव क्लास रखें या ये वाली रिकॉर्डेड क्लास रखें, उसको अपन दिन में डिसाइड करेंगे। सर ये सब टाइप इसके बता देते, सब टाइप। सचिन, सब टाइप वाला टॉपिक बहुत डीप वाला टॉपिक है। मैंने बताया आपको सब टाइप और भी हैं,
एग्जाम के हिसाब से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम में हाँ। एकदम बेसिक क्वेश्चन आते हैं, है ना। सर अपन फिर अभी मेन कौन कौन से मेन जो चलो आ जाते एग्जाम में? जी चलो ठीक ठीक है। मैं एक आध क्लास में मैं कुछ और सब टाइप के बारे में थोड़ा और मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी थोड़ी सी और ऐड कर दूंगा, है ना। फिलहाल जितना मैंने अभी इनपुट किया है इतना ही आप पढ़ें, इनफ है ना। मैं कोशिश करूंगा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हेमेटोलॉजी की जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसको मैं डाल दूं। हालांकि वो देखो बहुत समझने वाला टॉपिक होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ट्रांसलोकेशन वगैरह समझाना, तो मुझे एक अलग से क्लास रख दूंगा मैं, उसके बाद में समझाऊं। देखो ऑनलाइन क्लासेस में सबसे बड़ा नुकसान यही रहता है कि पहले से मेरे पास मटेरियल होना चाहिए। अगर ट्रांसलोकेशन में आपको समझाऊं तो मैं सिर्फ बोलूं तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा, दिमाग के ऊपर से जाएगा। तो ट्रांसलोकेशन आपको समझना है तो पहले मैं उसके नोट्स प्रिपेयर कर दूं, उसके बाद में आपको क्लास लूं तो ज्यादा बेटर है ना, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो फिलहाल तो मैं उसको नहीं समझाऊंगा, नेक्स्ट कोई क्लास अपन रख सकते हैं। नोट्स में ठीक है संजय, थोड़ा बहुत और नोट्स में इंक्लूड कर दूंगा मैं, है ना। नोट्स को थोड़ा और मॉडिफाई कर दूंगा मैं, ल्यूकेमिया को भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा। सीबीसी का तो करना ही है मुझे, सीबीसी में अभी इंटरप्रिटेशन मैंने डाला नहीं है। सीबीसी का जो टॉपिक है उसमें मैं इंटरप्रिटेशन डाल के आपको मॉडिफाई करके दूंगा। देखो नोट्स के लिए मैंने एक अलग ग्रुप भी बनाया है, वो जो ग्रुप रहता है उसमें जो नोट्स आते हैं वो एकदम फाइनल होते हैं। क्लास में जो नोट्स आते हैं वो आपकी तरफ से भी कुछ आपको लग रहा है ऐड करवा सकते हो, या मुझे भी कुछ लगता है ऐड हो सकता है तो मैं ऐड करता हूँ। बाद में एकदम फाइनल नोट्स में आपको फाइनल वाले ग्रुप में भेजता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट का मत बोला करो हेमंत, आप क्वेश्चन नंबर 3 डाउट पूछा करो, आप कोई आपको लग रहा है क्वेश्चन में कोई ऐसा चीज तो आप रिपीट का बोलते, रिपीट का तो आप पूरा क्लास ही रिपीट देख लिया करो, रिकॉर्डेड क्लास रहती है अपनी बार बार। इसमें क्या रिपीट करना है आपको। बोन मैरो एस्पायरेशन के लिए हम नेडल यूज करते हैं सलाह और क्लीमा। सलाह और क्लीमा के मैंने आपको इमेज बता दी, इस तरह से सलाह क्लीमा होती है, ये बोन मैरो वायसी के लिए जमशेदजी ट्रफाइन होती है, ठीक है। चलो क्लास को मैं ओवर कर रहा हूँ भाई, मिलते हैं अपन इवनिंग में, है ना। और इवनिंग में ये वाली क्लास की रिकॉर्डेड रखना है या कंटिन्यू में चलना है अपन को, वो अपन दिन में डिसाइड करेंगे। व्हाट्सएप पे मैं एक बार आप लोगों से पूछ लूंगा, फिर अपन देखते हैं, ठीक है। तो गुड डे एवरीवन, मिलते हैं इवनिंग में, बाय बाय टाटा, जय हिंद।